क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ परिवार पीढ़ियों तक अमीर रहते हैं जबकि दूसरे कुछ ही सालों में सब कुछ खो देते हैं? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक वित्तीय प्लेबुक है जो सदियों से परिपूर्ण की गई है, लेकिन यह शायद ही कभी कुछ समुदायों के बाहर साझा की जाती है। सच्चाई यह है कि यह प्लेबुक मौजूद है और आज मैं इसके सबसे शक्तिशाली पन्ने आपके सामने खोलने जा रहा हूं। इस वीडियो में आप 7 यहूदी धन नियम जानेंगे जो स्थायी पीढ़ीगत संपत्ति बनाते हैं। ये जटिल रणनीतियां नहीं हैं जिनके लिए वित्त की डिग्री चाहिए। ये व्यावहारिक सिद्धांत हैं जिन्होंने यहूदी परिवारों को सदियों से युद्धों, मंदी और आर्थिक उथल-पुथल के दौरान अपनी संपत्ति की रक्षा और वृद्धि करने में मदद की है, और अब ये आपकी भी मदद कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि 70% अमीर परिवार दूसरी पीढ़ी तक अपनी संपत्ति खो देते हैं, और चौंकाने वाली बात यह है कि 90% तीसरी पीढ़ी तक। जो परिवार अपनी संपत्ति बनाए रखते हैं वे सिर्फ भाग्यशाली नहीं हैं, वे विशिष्ट प्रणालियों का पालन करते हैं जो अधिकांश भारतीय कभी नहीं सीखते। रे डालियो, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक, ने वास्तव में इन सिद्धांतों का अध्ययन किया और उनमें से कई को अपनी संपत्ति निर्माण रणनीति में शामिल किया। उन्होंने एक बार कहा था, अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी गलती बहुपीढ़ीगत सोच नहीं रखना है। आज मैं जो प्रत्येक नियम साझा करूंगा वह एक बड़ी संपत्ति निर्माण प्रणाली का हिस्सा है। एक ऐसी प्रणाली जो आपको वित्तीय संघर्षों से मुक्त होने में मदद कर सकती है, जबकि अन्य लोग उसी धन पैटर्न में फंसे रहते हैं। लेकिन नियम नंबर 1 पर विशेष ध्यान दें। यह सबसे शक्तिशाली है और यही वास्तव में उन परिवारों को अलग करता है जो स्थायी समृद्धि बनाते हैं उनसे जो केवल अस्थायी सफलता का अनुभव करते हैं। नियम नंबर 7, पैसा वर्जित नहीं है। वित्तीय शिक्षा जल्दी शुरू होती है। अधिकांश भारतीय घरों में पैसे के बारे में बात करना लगभग वर्जित है। बच्चे अपने माता पिता को बिलों पर तनाव लेते देखते हैं, लेकिन कभी नहीं सीखते कि अपने वित्त का प्रबंधन कैसे करें। यह एक खतरनाक पैटर्न बनाता है। युवा वयस्क अपनी पहली तनख्वाह कमाते हैं, लेकिन इसे संभालने का कोई विचार नहीं होता। अक्सर वही वित्तीय गलतियां दोहराते हैं जो उन्होंने बड़े होते हुए देखी। यहूदी परिवार एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। उनके लिए पैसे के बारे में सिखाना वैकल्पिक नहीं है। यह एक जिम्मेदारी है जो पढ़ना या लिखना सिखाने जितनी ही मौलिक है। बहुत कम उम्र से बच्चों को उम्र के अनुसार उपयुक्त वित्तीय चर्चाओं में शामिल किया जाता है और वे सीखते हैं कि पैसा कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, बल्कि एक उपकरण है जो बुद्धिमानी से उपयोग करने पर उनके पक्ष में काम कर सकता है। यहूदी परिवार जो एक शक्तिशाली तरीका उपयोग करते हैं वह है 5000 प्रणाली, जहां बच्चे अपने प्राप्त किसी भी पैसे को विशिष्ट श्रेणियों में बांटते हैं। 10% दान के लिए, 20% निवेश के लिए, 10% बचत के लिए, 50% आवश्यकताओं के लिए और 10% मनोरंजन के लिए। यह सरल लेकिन गहन प्रणाली बच्चों को सिखाती है कि हर रुपये का एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य में संपत्ति बढ़ाना और दूसरों की मदद करना शामिल है। सबसे अच्छी बात, आपको इसे आज लागू करने के लिए यहूदी या वित्तीय विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। सरल जार या लिफाफों और एक छोटी साप्ताहिक भत्ते से शुरू करें। जब आपका बच्चा 100 रुपये प्राप्त करता है तो उसे 10 रुपये दान में, 20 रुपये निवेश में डालने के लिए मार्गदर्शन करें। और इसी तरह जो मायने रखता है वह राशि नहीं है, बल्कि उद्देश्य के साथ पैसे को विभाजित करने की निरंतर आदत है। परिणाम प्रभावशाली हैं। कल्पना करें कि आपका बच्चा 18 साल की उम्र में पहले से ही निवेश, बचत और उदारता को समझता है, जबकि उनके दोस्त अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या है। यह प्रारंभिक लाभ वित्तीय आत्मविश्वास पैदा करता है जो वयस्कता में एक सच्ची महाशक्ति बन जाता है। लेकिन यहां कुछ महत्वपूर्ण समझने की बात है। दुनिया की सबसे अच्छी वित्तीय शिक्षा के साथ भी एक और कारक है जो आपकी संपत्ति यात्रा को बना या बिगाड़ सकता है। यह एक निर्णय है जो अधिकांश भारतीय 25 साल की उम्र तक लेते हैं, जो दशकों तक उनकी वित्तीय दिशा को लॉक कर देता है। हमारे अगले नियम में मैं बताऊंगा कि यहूदी परिवार
इस महत्वपूर्ण विकल्प को अलग तरीके से कैसे बनाते हैं और यह कैसे सादे दृष्टि में छिपा सबसे बड़ा संपत्ति रहस्य हो सकता है। नियम नंबर 6, काम एक मिशन है, लेकिन स्मार्ट काम सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, कड़ी मेहनत करो और आगे बढ़ो। आपने यह क्लासिक भारतीय सलाह कितनी बार सुनी है, जबकि इसमें सच्चाई है। यहूदी परिवार कुछ गहरा समझते हैं। गलत नौकरी में कड़ी मेहनत करना एक छेद वाली नाव में जोर से चप्पू चलाने जैसा है। बहुत प्रयास, न्यूनतम प्रगति। यहूदी परिवार करियर विकल्पों को रणनीतिक रूप से देखते हैं। वे अपने बच्चों को सिर्फ अपने जुनून का पालन करने के लिए नहीं कहते, वे उन्हें सच्ची संपत्ति निर्माण क्षमता वाले व्यवसायों की ओर मार्गदर्शन करते हैं। आंकड़ों को देखें। जबकि यहूदी लोग अमेरिकी आबादी का 2% से कम हैं, वे चिकित्सा, कानून, वित्त और प्रौद्योगिकी जैसे उच्च कमाई वाले क्षेत्रों में असमान रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। ये क्षेत्र यादृच्छिक रूप से नहीं चुने गए हैं। वे 3 महत्वपूर्ण संपत्ति निर्माण कारकों को साझा करते हैं। वे मूल्यवान कौशल प्रदान करते हैं जिनकी समाज को लगातार आवश्यकता होती है। वे औसत से अधिक मुआवजा प्रदान करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे लीवरेज प्रदान करते हैं। आपके व्यक्तिगत समय से परे आपके प्रभाव को बढ़ाने की क्षमता। एक डॉक्टर दिन में 25 मरीजों को देख सकता है, लेकिन एक चिकित्सा उद्यमी जो एक नया उपचार विकसित करता है, वह पर्याप्त संपत्ति बनाते हुए लाखों लोगों की मदद कर सकता है। मार्क जुकरबर्ग पर विचार करें, जो एक यहूदी परिवार से आते हैं। उन्होंने सिर्फ प्रौद्योगिकी में नौकरी नहीं पाई, उन्होंने एक मंच बनाया जो उनके व्यक्तिगत घंटों से परे असीम रूप से बढ़ गया। इस बीच कई भारतीय केवल व्यक्तिगत रुचि या वेतन के आधार पर करियर चुनते हैं, स्केलेबिलिटी के महत्वपूर्ण कारक को याद करते हैं जो सच्ची संपत्ति की ओर ले जाता है। एक और महत्वपूर्ण यहूदी सिद्धांत, कभी भी केवल एक आय स्रोत पर निर्भर न रहें। उच्च वेतन वाली नौकरियों वाले पेशेवर भी आमतौर पर साइड बिजनेस या निवेश पोर्टफोलियो विकसित करते हैं। यह लालच के बारे में नहीं है, यह सुरक्षा और अवसर के बारे में है। जब कोविड-19 आया और लाखों लोगों ने अपना एकमात्र आय स्रोत खो दिया, तो कई धाराओं वाले लोग वित्तीय रूप से स्थिर रहे। आज अपने आप से पूछें, क्या मेरी नौकरी सिर्फ मेरे बिलों का भुगतान करती है या इसमें सच्ची संपत्ति निर्माण क्षमता है? क्या मैं दूसरी आय धारा जोड़ सकता हूं, छोटी शुरुआत करते हुए भी? लेकिन यहीं पर अधिकांश भारतीय गलत हो जाते हैं। वे पूरी उसने बैंक नहीं गया, बल्कि अपना बिजनेस प्लान अपने कम्युनिटी सेंटर में पेश किया और 2 हफ्ते में उसके पास अपने एक्सटेंडेड नेटवर्क से 5 निवेशक थे। बैंक से बेहतर शर्तें और अनमोल मेंटरशिप मिली उन लोगों से जो उसकी सफलता में निवेशित थे। ऐसा नेटवर्क बनाना सिर्फ बिजनेस कार्ड इकट्ठे करना या लिंक्डइन कनेक्शंस बढ़ाना नहीं है, यह म्यूचुअल वैल्यू पर आधारित जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाना है। यहूदी परिवार अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पहले पूछो, मैं इस व्यक्ति की कैसे मदद कर सकता हूं, बदले में कुछ मांगने से पहले। वे समझते हैं कि उदारता घूमती है और कई गुना बढ़कर वापस आती है। आज ही अपना पावरफुल नेटवर्क बनाना शुरू करें। अपनी इंडस्ट्री में 3 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं लेकिन अभी तक नहीं जानते। उनसे कुछ वैल्यूएबल देकर संपर्क करें, जैसे कोई आर्टिकल जो उनकी मदद कर सके, उनके काम की सराहना या कोई इंट्रोडक्शन जिसकी वे कद्र करें। शुरुआत में बदले में कुछ ना मांगें, ये रिलेशनशिप के बीज बोएं। लगातार पोषण करें और देखें कैसे ये ऐसे अवसरों में बदल जाते हैं जिन तक आप अकेले नहीं पहुंच सकते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको ये वेल्थ प्रिंसिपल्स अब तक वैल्यूएबल लग रहे हैं? अगर आप ऐसी इंसाइट्स उठा रहे हैं जिन्हें आप एक्चुअली यूज कर सकते हैं, तो कमेंट्स में यह सोना है लिखें। आपका फीडबैक मुझे ऐसा कंटेंट बनाने में मदद करता है जो आपके लिए सच में मायने रखता है। क्या आपने कमेंट छोड़ा? बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ ऐसा शेयर करने जा रहा हूं जो आपके कम्युनिटी के बारे में सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। सोचिए, अगर आपके पड़ोस में कोई फाइनेंशियल फोर्स मल्टीप्लायर छुपा हो जो आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को ड्रामेटिकली एक्सेलरेट कर सके। यह अगला नियम बताता है कि कैसे यहूदी समुदाय अपने जिप कोड्स को
वेल्थ बिल्डिंग मशीन्स में बदल देते हैं, जबकि ज्यादातर अमेरिकी इस अवसर को पूरी तरह मिस कर रहे हैं। नियम नंबर 4, पैसा कम्युनिटी के भीतर सर्कुलेट होना चाहिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ नेबरहुड्स में सेम डॉलर लोकल बिजनेस को थ्राइविंग रखता है, जबकि दूसरों में पे डे पर पैसा आता है और तुरंत बड़ी कॉरपोरेशंस में चला जाता है? यह रैंडम नहीं है, यह डायरेक्ट रिजल्ट है कि लोग कहां खर्च करना चूज करते हैं। यहूदी कम्युनिटीज ने मनी सर्कुलेशन के प्रिंसिपल में महारत हासिल की है। वे समझते हैं कि आपकी कम्युनिटी में खर्च किया गया डॉलर सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदता, बल्कि आपके पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम को मजबूत करता है। जब आप अपने नेटवर्क में किसी के लोकल बिजनेस से खरीदते हैं, तो वही पैसा बाद में आपके बच्चे की शिक्षा फंड कर सकता है, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट हो सकता है या आपके कम्युनिटी सेंटर को सपोर्ट कर सकता है। इकोनॉमिस्ट्स इसे लोकल मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि लोकल बिजनेसेस में खर्च किया गया पैसा बड़ी चेन्स की तुलना में 3 से 5 गुना ज्यादा लोकल इकोनॉमी में रीसर्कुलेट होता है। टाइट निट यहूदी कम्युनिटीज में यह मल्टीप्लायर और भी ज्यादा हो सकता है, उनकी इंटेंशनल स्पेंडिंग हैबिट्स की वजह से। कॉन्ट्रास्ट देखिए, जब जॉन अपनी $5000 मासिक चेक पाता है तो बड़े बॉक्स स्टोर्स में शॉपिंग करता है, मल्टीनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करता है और वह पैसा एसेंशियली उसकी कम्युनिटी से डिसअपीयर हो जाता है। जब सारा अपनी पे चेक पाती है तो इंटेंशनली लोकल बिजनेसेस से खरीदती है, अपने नेटवर्क से सर्विस प्रोवाइडर्स हायर करती है और उस पैसे का बड़ा हिस्सा सर्कुलेटिंग रहता है, पूरी कम्युनिटी में प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करता है। यह प्रिंसिपल का मतलब यह नहीं कि कभी बड़ी कंपनीज से न खरीदें, यह कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग के बारे में है। सिग्निफिकेंट परचेसेस करने से पहले पूछें, क्या मैं यह अपने नेटवर्क या कम्युनिटी में किसी से ले सकता हूं? सोच में यह छोटा सा शिफ्ट समय के साथ आपकी कम्युनिटी की कलेक्टिव वेल्थ को ड्रामेटिकली बदल सकता है। 5 आइटम्स या सर्विसेज आइडेंटिफाई करके शुरू करें जो आप रेगुलरली परचेस करते हैं और लोकली सोर्स हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, बड़े ऑनलाइन रिटेलर से बुक्स ऑर्डर करने की बजाय अपनी लोकल बुक स्टोर से खरीदें। अकाउंटिंग सर्विसेज चाहिए, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क के अकाउंटेंट को हायर करें फेसलेस फर्म की बजाय। ये छोटी चॉइसेस आपकी पूरी कम्युनिटी के लिए इकोनॉमिक रेजिलियंस में कंपाउंड होती हैं, लेकिन पैसे को लोकली सर्कुलेट करना इक्वेशन का सिर्फ एक हिस्सा है। एक और हैबिट है जो लास्टिंग वेल्थ बनाने वालों को उनसे अलग करती है, जो पूरी जिंदगी फाइनेंशियली फ्रैजाइल रहते हैं। यह प्रैक्टिस यहूदी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए इतनी फंडामेंटल है कि इसे अक्सर चॉइस नहीं बल्कि सेक्रेड ऑब्लिगेशन माना जाता है। मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है जब आप ट्रेडिशनल अमेरिकन अप्रोच टू मनी को कंप्लीटली अपसाइड डाउन फ्लिप कर देते हैं। नियम नंबर 3, इन्वेस्टिंग ऑप्शनल नहीं है, यह ऑब्लिगेशन है। अगर मैं पूछूं, पिछले महीने आपने अपनी इनकम का कितना इन्वेस्ट किया, क्या आपके पास स्पष्ट उत्तर होगा? कई अमेरिकियों के लिए इन्वेस्टिंग ऑप्शनल लगता है, कुछ ऐसा जो एक्सपेंसेस के बाद एक्स्ट्रा मनी बचे तो करें। यहूदी फाइनेंशियल ट्रेडिशन में यह अप्रोच रिवर्स्ड है। इन्वेस्टिंग वह नहीं है जो आप एक्स्ट्रा मनी के साथ करते हैं, यह नॉन नेगोशिएबल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग से पहले आती है। यहूदी अप्रोच टू इन्वेस्टिंग तलमुद के एक प्रिंसिपल से गाइडेड है। व्यक्ति को हमेशा अपना पैसा 3 हिस्सों में बांटना चाहिए, 1/3 जमीन में, 1/3 बिजनेस में और 1/3 हाथ में। जबकि मॉडर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इवॉल्व हो गए हैं, कोर विजडम वही रहती है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें और उन्हें प्रायोरिटी बनाएं, आफ्टर थॉट नहीं। यह डिसिप्लिन्ड अप्रोच समय के साथ ड्रामेटिक डिफरेंसेस क्रिएट करता है। 2 लोगों को कंसिडर करें जो सेम $60,000 सैलरी कमाते हैं। माइक इन्वेस्टिंग को ऑप्शनल मानता है और ओकेजनली अपने 401k में पैसा डालता है जब उसे लगता है कि अफोर्ड कर सकता है। सैरा यहूदी प्रिंसिपल फॉलो करते हुए हर पेचेक का 20% ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करती है लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस डिटरमिन करने से पहले। 30 साल बाद 7% एवरेज रिटर्न पर माइक के पास शायद 1,50,000 सेविंग्स हो, जबकि सारा के पास 1,20,00,000 से ज्यादा होगा। इस एक हैबिट से 8 गुना अंतर।
इन्वेस्टिंग माइंडसेट सिर्फ स्टॉक्स और बॉन्ड से आगे जाता है। यहूदी फैमिलीज टिपिकली मल्टीपल कैटेगरीज में इन्वेस्ट करती हैं। पेपर एसेट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फंड्स, बिजनेस इंटरेस्ट्स अपने या दूसरों के, और रियल एस्टेट। हर एक वेल्थ बिल्ड और प्रिजर्व करने में डिफरेंट पर्पस सर्व करता है। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन और टैक्स एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है जो स्टॉक्स नहीं देते, जबकि बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर करते हैं जो बॉन्ड्स नहीं कर सकते। आप इस प्रिंसिपल को आज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ भी हो। पेडे पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप करके शुरू करें, भले ही इनिशियली सिर्फ $50 या $100 हो। यह आपको इन्वेस्टिंग के बाद बचे पैसे के अराउंड लाइफस्टाइल बिल्ड करने के लिए फोर्स करता है, बजाय लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के बाद बचे पैसे को इन्वेस्ट करने के। अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हैं तो लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स कंसिडर करें। वे मिनिमल नॉलेज के साथ इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। गोल ओवरनाइट अमीर बनना नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंटली अर्न्ड इनकम को एसेट्स में कन्वर्ट करना है जो आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करें। इस स्थिर दृष्टिकोण ने किसी भी शीघ्र धन प्राप्ति योजना से ज्यादा बहुस्तरीय समृद्धि पैदा की है। मैं उत्सुक हूं, इन धन नियमों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा आश्चर्य किया है? क्या यह इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल कुछ ऐसा है जो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं, या यह आपके लिए नया है? कमेंट्स में शेयर करने के लिए मोमेंट लें कि कौन सा रूल सबसे ज्यादा आई ओपनिंग रहा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और देखना पसंद करता हूं कि कौन से प्रिंसिपल्स आपके साथ रेजोनेट करते हैं। अब मैं कुछ कंट्रोवर्शियल शेयर करता हूं जो आपकी सोच को चैलेंज कर सकता है। ज्यादातर अमेरिकियों को सिखाया गया है कि सारा डेट बुरा है, कुछ ऐसा जिससे हर कीमत पर बचना चाहिए। लेकिन यहूदी फाइनेंशियल विजडम कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव रिवील करती है, जो ट्रांसफॉर्म कर सकती है कि आप वेल्थ बिल्ड करने के लिए लेवरेज कैसे यूज करते हैं। हमारे नेक्स्ट रूल में मैं दिखाऊंगा कि कैसे सही तरह का डेट एक्चुअली आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का फास्टेस्ट पाथ हो सकता है। नियम नंबर 2, बैड डेट जहर है, गुड डेट आपको ग्रो कराता है। ज्यादातर अमेरिकन होम्स में वॉक करें और आपको कॉमन फाइनेंशियल बर्डन मिलेगा। कंज्यूमर डेट, क्रेडिट कार्ड्स, ऑटो लोन्स और बाय नाउ पे लेटर प्लान्स लाखों फैमिलीज से वेल्थ ड्रेन करते हैं। एवरेज अमेरिकन हाउसहोल्ड $6,000 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड डेट कैरी करता है, अक्सर 18 से 24% इंटरेस्ट पे करते हुए। ऐसी सिचुएशन जो ट्रेडिशनल यहूदी फाइनेंशियल प्लानिंग में अनथिंकेबल होगी। यहूदी फाइनेंशियल विजडम क्रूशियल डिस्टिंक्शन बनाती है जो कई अमेरिकन मिस करते हैं। सारा डेट इक्वल नहीं बना है, डिस्ट्रक्टिव डेट है और प्रोडक्टिव डेट है। डिस्ट्रक्टिव डेट उन चीजों को फाइनेंस करता है जो वैल्यू लूज करती हैं या डिसअपीयर हो जाती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स पर वेकेशंस या लोन्स के साथ न्यू कार्स। प्रोडक्टिव डेट इसके विपरीत एसेट्स को फाइनेंस करता है जो अप्रिशिएट होते हैं या इनकम जनरेट करते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी पर मॉर्टगेज या प्रॉफिटेबल बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए लोन। यह डिस्टिंक्शन ड्रामेटिकली डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरीज क्रिएट करता है। 2 फ्रेंड्स इमेजिन करें जो हर एक $20,000 का डेट यूज करते हैं। जेम्स लग्जरी वेकेशन और न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनेंस करता है। माइकल अपने लोन को $1,00,000 रेंटल प्रॉपर्टी पर डाउन पेमेंट के रूप में यूज करता है। 5 साल बाद जेम्स के पास सिर्फ मेमोरीज और डिप्रिशिएटेड गैजेट्स हैं, जबकि माइकल की प्रॉपर्टी 1,30,000 तक अप्रिशिएट हो गई है और मंथली कैश फ्लो जनरेट करती है टेनेंट्स के साथ, जो एसेंशियली उसका लोन पे ऑफ कर रहे हैं और सिमल्टेनियसली उसकी वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं। वॉरेन बफेट, जो कई यहूदी फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स शेयर करते हैं, इस विजडम को परफेक्टली समराइज करते हैं। अगर आप वो चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो जल्द ही आपको वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको जरूरत है। वेल्थी लोग डेट को स्ट्रेटेजिकली लेवरेज के रूप में यूज करते हैं, एसेट्स एक्वायर करने के लिए, जबकि मिडिल क्लास अक्सर डेट यूज करते हैं लाइफस्टाइल्स फाइनेंस करने के लिए जो वे एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकते। आप इस प्रिंसिपल को इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं अपने करंट डेट को ऑडिट करके।
हर डेट को कैटेगराइज करें, या तो प्रोडक्टिव, आपकी वेल्थ बिल्ड करने में मदद, या डिस्ट्रक्टिव, कंजम्पशन फाइनेंस करना। फिर सारे डिस्ट्रक्टिव डेट को एलिमिनेट करने का प्लान बनाएं, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट से शुरू करते हुए। किसी भी फ्यूचर परचेसेस के लिए खुद से पूछें, क्या